सबू मेला जय जोहार। मैं जिज्ञासा गुप्ता आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस यानी कि खगोल शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का हम अध्ययन या स्टडी करते हैं। It uses mathematics, physics and chemistry in order to explain their origin and evolution. बचपन में हम सब ने चंदा मामा की कहानी तो सुनी ही है, लेकिन तब किसी ने बताया नहीं कि ये एक साइंस का पार्ट है। आज हमारे बीच मौजूद है फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर एस के पांडे सर, जो कि वाइस चांसलर रह चुके हैं पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में। ही इज ऑल्सो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. He has also more than 45 years of teaching and research experience in this field. तो सर मेरा पहला प्रश्न आपसे इसी टॉपिक पे रहेगा कि क्योंकि हम एक 21 जून को एक सोलार एक्लिप्स मेजर सोलार एक्लिप्स एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, तो जब भी हम कोई सेलेस्टियल इवेंट को एक्सपीरियंस करने वाले रहते हैं तो उस पर एक एनर्जी काफी हम इन्वेस्ट करते हैं, उसको देखने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं। तो क्या सिग्निफिकेंस है उसका? मैं तो सबको पहले नमस्कार करता हूँ, सबको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और जो एक विशेष अवसर हम सबके लिए जो आया है 21 जून को हमारे भारत देश में भी दिखेगा एनुलर सोलर इक्लिप्स। लेकिन इस बार का सोलर एनुलर इक्लिप्स जो होगा वो जी। एनुलर होगा। सोलर ओके। इक्लिप्स होने के बावजूद भी वो उसका छोटा-सा रिम का हिस्सा दिखेगा। मेरा स्पेस से क्या कनेक्शन है? कॉस्मॉस से मेरा मतलब ह्यूमन बीइंग का, हमारी पृथ्वी का। क्योंकि जब तक इस दर्शन को समझेंगे नहीं, इस फिलॉसफी को समझेंगे नहीं, तब तक हम क्यों ऐसा करते हैं ये एप्रिशिएट करना बहुत मुश्किल होगा। जी। तो हम कौन हैं? मेरा इस ब्रह्मांड के साथ क्या रिश्ता है? क्या पृथ्वी बगैर सूर्य के, बगैर ब्रह्मांड के उसका अस्तित्व बना रह सकता है? जब ऐसे प्रश्न हम करते हैं ना, तब एक ऐसी जिज्ञासा जब हमारे मन में आती है, उसका उत्तर ढूँढते हैं, जी। तब एहसास होता है कि नहीं, हमें केवल अपनी पृथ्वी जो हम सबके लिए बहुत प्यारी है ना? उसके बारे में जानना, समझना ज़रूरी है, बल्कि पृथ्वी के बाहर भी जो हमारा इतना बड़ा ब्रह्मांड, विशाल ब्रह्मांड फैला हुआ है, जिसके हम अभिन्न हिस्से हैं, उसके बारे में जानना और जी। जो घटनाएँ हो रही हैं, उसके बारे में जानना, समझना विज्ञान की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। और इसलिए चाहे वो सोलर इक्लिप्स हो, चाहे लूनर इक्लिप्स हो, जो हमारे सौर परिवार के भीतर हो रहा है, जी। बल्कि इसके बाहर हमारी आकाशगंगा में या आकाशगंगा की बाहर जो हमारा बहुत विस्तृत एक्सटेंडेड फैमिली है, एक्सटेंडेड जो हमारा कॉस्मॉस है, यूनिवर्स है, जी। उसमें होने वाली घटनाओं से हमें विज्ञ होना चाहिए। जी, तो मेरा अगला प्रश्न सर आपसे यही है कि जमीनी स्तर पर साइंस को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक प्रयासों के बावजूद हम कई तरह के मिसकंसेप्शंस देखते हैं। अनेकों प्रकार के सुपरस्टिशन सुनने को मिलते हैं आजकल हमारी सोसाइटी में। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ हम गलत चले गए हैं ये एक जागरूकता फैलाने में? हाँ, ये कहीं न कहीं देखिए ऐसा है, मैं कितना भी बड़ा वैज्ञानिक बनूँ, कितना बहुत जी। विज्ञान में काम करना करूँ, मैं अपने ज़मीन से जब तक जुड़ा नहीं रहूँगा, जब तक ज़मीन से जुड़ना मतलब हर उस यस। व्यक्ति से जिसको
जिसको भी उतना ही जानना समझने का अधिकार है। और ये मेरा ये हर एक वैज्ञानिक का, या जो समझते हैं, जो समझ रखते हैं, उसका एक दायित्व है, जी, जो खुद जानता है, खुद समझता है, वो ऐसे लोगों के बीच में उस भाषा में समझाए जिसको वो समझ सकता है। जी, बिल्कुल। कहीं न कहीं एक गैप रह गया है, चूक रह गई है। और क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि वो मानव समाज जो विज्ञान के इतने जो उपादान हैं, इतने जो खोज हुई, डिस्कवरीज़ हुई, इन्वेंशंस हुई हैं, जो घर में भी है, और जिसका हम उपयोग कर रहे हैं अभी, वो टेक्नोलॉजी तो विज्ञान की देन है ना। जी, विज्ञान और तकनीकी जिसका उपयोग करते हैं, बड़े खुश होते हैं। लेकिन जब वही विज्ञान हमको ये बताता है, ये जो अंधविश्वास है कि सोलर इक्लिप्स में हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, प्रेग्नेंट महिलाओं को बाहर नहीं जाना यस, चाहिए, कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए, इसको हम क्यों नहीं हम इसके बारे में जागरूक कर पा रहे हैं? ये बहुत ही बहुत अजीब-गरीब स्थिति बन जाती है। बिल्कुल। विज्ञान के युग में रह गए, विज्ञान को हम न समझा सकें, न समझ सकें, ये तो बड़ी भूल हो रही। कहीं न कहीं चूक तो है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी जवाबदारी है, जो हम अपने आप को वैज्ञानिक की श्रेणी में रखते हैं, और जो हम समझते हैं कि ऐसी घटनाएँ जो हो रही हैं अपने आस-पास ब्रह्मांड में, जी, अपने सौर परिवार में, उससे जो जुड़ी भ्रांतियाँ जन समुदाय में है, सभी में तो नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग में ऐसी ऐसी धारणा अभी भी बनी हुई है। उसको दूर करने में हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, बिल्कुल। कहीं न कहीं वो लैंग्वेज के थ्रू हम उनको समझाने में पीछे रह गए, अपनी जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, अगर उसके थ्रू हम समझाएँगे तो शायद वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँगे, ऐसा आप बोलना नहीं, चाह रहे हैं? बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, क्योंकि सुपरस्टिशंस की बात हुई है, तो आप कोई ऐसी बिहाइंड स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? कोई ऐसी जो बहुत पॉपुलर है लोगों के बीच और वो अब वो खत्म होने का टाइम है ऐसी धारणाओं को? जैसे मैं बता रहा था कि ये एक अच्छा, ये जैसे ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण जी, जी, या चंद्र ग्रहण, जी, जैसे कि उनको सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो ये ज़रूर है कि सूर्य ग्रहण रोज़ नहीं होता, हर अमावस्या को नहीं होता, हर न्यू मून को नहीं होता, जी, लेकिन न्यू मून तो हर महीने आता बिल्कुल। है ना? जब जी, तीनों शीत में विशेष परिस्थितियाँ बनती हैं, जी, तब ये इक्लिप्स होता है, और सोलर इक्लिप्स तो हर जगह दिखाई भी नहीं देता। यस, लेकिन मान्यता ऐसी है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो विशेष प्रकार के रेडिएशंस निकलते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं, इसलिए हमको खान-पान बंद कर देना चाहिए, और लोग मानते यस, भी हैं, यस, है ना? पानी मत पियो, अब मैं ये तो नहीं कहता, मेरी माँ जो थी, वो जी, अनपढ़ थी। जी, मेरे घर में भी मैं उनको समझा नहीं पाता था, क्योंकि अब इस उम्र में पहुँच गई थी कि उसकी भावना को ठेस पहुँचाना मुझे अनुचित लगा, लेकिन प्रयास करता था कि क्यों फेंक रहे हो भाई इस अन्न को? पानी बहुत बहुत आवश्यक है, इसको हमको फेंकना नहीं चाहिए। तो ये सब बातें होती थी, लेकिन वो मानती थी। लेकिन आज आज हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है, वो भी माने, ये तो बड़ा दुर्भाग्य होगा। नई पीढ़ी को तो जानना चाहिए ना, जो जो हमारे ज़माने के बच्चे हैं, वो बच्चे जो जितने भी विज्ञान के गिफ्ट्स हैं, स्मार्टफ़ोन से लेकर के हर चीज़ यूज़ करते हैं, उनको समझना चाहिए कि विज्ञान के युग में विज्ञान की भाषा हमको समझनी चाहिए। हर जी, चीज़ को क्या, कैसे के माध्यम से हमें जिज्ञासा उत्पन्न कर, उसको साइंटिफिक मेथड से एनालाइज़ करके क्या सत्य है, क्या असत्य है, पुरानी बातें थी, उस ज़माने में सही थी। जब हम नहीं जानते थे, सूरज भगवान थे, राहु जी, केतु, ठीक है, वो वही एक्सप्लेनेशन हुआ करता था, लेकिन आज वो हम जानते हैं गलत है। बिल्कुल। लॉजिक्स का होना बहुत ज़रूरी है अब आज के टाइम पे प्रेज़ेंट हमारे सामने। जी। तो सर बहुत ज़रूरी है क्योंकि युवाओं के बीच साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसा आपने वर्ड यूज़ किया था, वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना। हम भारत को एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में अगर और आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो
तो किस उम्र से बच्चों को हमको ये शिक्षा देना या इसके बारे में नॉलेज देना स्टार्ट करना चाहिए? वैसे देखिए, विज्ञान की शिक्षा तो आज हर इसमें है, चाहे प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई हो। जी, लेकिन यहाँ जो विज्ञान साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहा हूँ, उसका उसका वो विज्ञान से उपजा है, लेकिन विज्ञान में नॉलेज एकत्र करना, ये अलग चीज़ है। जी, मेरे पास अच्छी डिग्री होगी, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरे में साइंटिफिक टेम्पर हो। साइंटिफिक टेम्पर तो तब होगा जब आप उसको समझने का प्रयास करोगे, लॉजिकली आप उसको ग्राह्य बनाओ, खुद ग्रहण करोगे, जी, तभी तो आप दूसरों को कन्विंस करा पाओगे। यदि मैं ही कन्विंस नहीं हूँ कि सूर्य ग्रहण देखना अच्छा है कि नहीं है, मैं लोग भला कैसे समझाऊंगा? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि स्कूल से ही जब बच्चे छोटे होते हैं, जी, घरों में पेरेंट्स की जवाबदारी है कि बच्चों को घर में ऐसी घटनाओं के बारे में बताएं, उनका वैज्ञानिक ये तरीका बताएं समझने का। तो ये तो साइंटिफिक टेम्पर है यस, ना? हम जो भी उपयोग करते हैं वो हम एंड यूजर ना बने, हम समझने का प्रयास करें कि ये क्या है, कैसे काम करता है। थोड़ी बहुत तो मूलभूत चीजें मालूम होनी चाहिए। यस, और विशेषकर ऐसी घटनाओं को जो हम अपने स्पेस में देखते हैं, अपने ब्रह्मांड में देखते हैं, अपने सौर परिवार में देखते हैं, है ना? उसके बारे में बताएं घर में। और जब स्कूल जाते हैं तो हमारे शिक्षकों का भी दायित्व है। वो जरूरी नहीं है कि वो कोर्स का हिस्सा बने जी, ना, लेकिन उनको बताना जरूरी है। उनको तो बल्कि बिल्कुल, प्रकृति के बहुत करीब ले जाके बताना चाहिए। जैसे ऐसी घटना हो रही है तो हम छुट्टी ना मनाएं, हम जाके देखें, बाहर निकले घर से। चाहे मैंने आज तो दूसरी परिस्थितियां बनी हुई है, लेकिन अ, हमको बाहर ले जाके बच्चों को दिखाना चाहिए। यस, आज अमेरिका में देखिए, जब भी सोलर इक्लिप्स होता है, लोग ऐसे उमड़ते हैं देखने के लिए, अपना पूरा सामान भाई मतलब कई दिन तैयारी करके। यदि उनके शहर में हो रहा है तो आप देखिए कितना हुजूम लग जाता है, पूरी भीड़ जी, लग जाती है। तो वैसा वातावरण हमारे देश में क्यों नहीं बन पा रहा? ये हमारे सबके लिए सोच का विषय है, और इसकी तैयारी हमें घर में भी हो, हम खुद समझें, है ना? हम अपने वो जो विज्ञान की समझ में कमजोर हैं उनको समझाएं, जी, बच्चों को समझाएं। और स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जो शिक्षक हैं, वहाँ भी ऐसा माहौल हो। और यही तो हमारे ट्रेनर बनेंगे ना। ये जब महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में पढ़े बच्चे, जो अच्छी तरह जिनकी वैज्ञानिक सोच जब जी, अच्छी प्रगाढ़ हो जाएगी, बहुत अपने आप पे कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि नहीं, ये विज्ञान की दृष्टि से ये जितने भी सुपरस्टिशंस हैं कि सोलर इक्लिप्स नहीं देखना, घर से बाहर नहीं निकलना, कुछ इसको हमें तोड़ना होगा। इस रूढ़िवादिता से बाहर आना पड़ेगा। जी, तभी हम, मैं समझता हूँ, आने वाली पीढ़ी के आने आपका जो फ्यूचर जनरेशन है, उसको अच्छे स्वरूप में हम देखना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नेचर से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है अगर हमें साइंस से भी जुड़ना है तो, आपने बहुत सही कहा ये चीज़। सर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए जो एज़ अ करियर परस्यू करना चाहते हैं इसे, उनको क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? तो खगोल विज्ञान में जी कि सर, जनरल साइंस, एस्ट्रोनॉमी में जो अपना करियर परस्यू। विज्ञान, खगोल विज्ञान हिंदुस्तान में अब पॉपुलर तो होने लगा है, कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। जी, आज भी देखिए कि जो खगोल विज्ञान जो हम अपने शिक्षण का, एजुकेशन का जो हिस्सा बना है, इट इज़ लिमिटेड टू पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस या यस, रिसर्च। लेकिन आज भी हमारे महाविद्यालय में पहुंच नहीं पाया, स्कूल पे बहुत दूर की बात। तो यदि हम चाहते हैं कि खगोल विज्ञान में बच्चों को आगे बढ़ाने में, देखिए उनके पास ऑप्शन तो रखना पड़ेगा ना, बिल्कुल। ठीक है ना? यदि हम बच्चों को पहले से ऑप्शन बना के रखें ताकि उसमें चूज कर सके कि उसको कौन सा विषय अच्छा लगता है। जी, क्योंकि ऐसा नहीं कर पाते हैं वो बच्चे आगे चल चल करके। जैसे मैं कई बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ।
जो इंजीनियरिंग किए, आईआईटी से अच्छी डिग्री निकली, लेकिन जी, उसका इंटरेस्ट खगोल विज्ञान में। तो बिल्कुल। रिसर्च करने में उनको विदेशों में भी, अब तो हमारे यहाँ भी उनको लिए इंस्टीट्यूट्स में विशेष प्रोविज़न होता है। तो यदि हम वो बच्चे जो एस्ट्रोनॉमी में जाना चाहते हैं, उसके लिए आज हमारे पास कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ रिसर्च के लिए व्यवस्था है। हमारे देश के अंदर कितने सारे ऑब्जर्वेटरीज़ हैं, चाहे हम नैनीताल में जाएँ, नया टेलीस्कोप लगा है देवस्थल, वहीं नैनीताल में है। जी, इधर पुणे के पास बहुत बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लगा हुआ है ना? जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप, ऊटी में एक रेडियो टेलीस्कोप है, और पुणे के पास एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। साउथ में एक बड़ा टेलीस्कोप लगा हुआ है कवालूर में। हेंडले में, लद्दाख के हेंडले में एक बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगा हुआ है। माउंट आबू में टेलीस्कोप लगा हुआ है, और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इस विषय को ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए छोटे-छोटे टेलीस्कोप 6 इंच के, 8 इंच के, 14 इंच के, जी, जहाँ मैंने लंबे समय तक पढ़ाया, वहाँ भी ऐसे छोटे टेलीस्कोप हैं। और उसी के माध्यम से मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा अपने अनुभव के आधार पे। जी, देखिए, मैं जब एमएससी कर पाया, विश्वास करो मुझे खगोल विज्ञान की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। आप कल्पना कर सकते हो। मैंने 1975 में एमएससी की, मैं जानता ही नहीं था खगोल नाम की कोई भी अलग सा विषय होता है। जी, लेकिन वो खगोल विज्ञान बाद में हमारे यहाँ एक कोर्स का हिस्सा बना। राइट, हमने टेलीस्कोप लिया, बच्चों को उसमें प्रोजेक्ट कराए, आज भी कर रहे हैं। और उसका परिणाम क्या मिला? यहाँ से जो निकल के बच्चे जो उन्होंने एमएससी की एस्ट्रोनॉमी को लेकर के आज बहुत जगह या तो पीएचडी करने गए, उन्होंने अच्छा मुकाम बनाया, जैसे टीआईएफआर में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में। ओके, वहाँ कुछ लोग उन्होंने काम किया, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, वहाँ हमारे बच्चे हैं। बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, वहाँ हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं। जी, और मैं थोड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, कैसे छात्र मुझको मिले जिनके साथ मेरा अच्छा एक संबंध रहा। कुछ तो मेरे साथ उन्होंने शोध का कार्य भी किया, और 3 मेरे साथ पढ़े जो छात्र हैं, मेरे साथ पीएचडी छात्र पीएचडी जी, किए हैं, वो तो सबसे बड़ी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर में है। वहाँ वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं वहाँ। इसरो जी, में लोग गए हैं। इसरो में भी एक विंग है जो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च को, स्पेस रिसर्च को बढ़ावा देता है, और ओके, वहाँ भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अभी वर्तमान पीढ़ी के बच्चों को पहली बात कि यंग एज में ही उनको इस विषय से जानकारी के बारे में जानकारी दें, जी, और उनको ऐसे ऑप्शंस बताएं जो हमारे जैसे लोग करते रहे हैं, और करना चाहिए, और भी लोग जुड़े, ताकि यदि उनको जरा भी रुचि है उस विषय में, तो उस विषय में आगे बढ़ें। क्योंकि जब तक के जो व्यक्ति, जो छात्र जो करना चाहता है, जो उसके दिल के बहुत करीब है, जब तक कि उसी रुचि अनुसार विषय चुनने की प्राथमिकता हम नहीं देंगे, तो उसमें मुकाम कैसे बनाएगा? जाएगा बिल्कुल, लेकिन अनबने मन से। अब किसी को पढ़ाने में रुचि नहीं है, उसको आप कहोगे तुम टीचर बन जाओ, तो कितना पढ़ाएगा? किसी को इंजीनियर बनने की रुचि नहीं है, तो वो तो कबाड़ा ही करेगा ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, और यही काम हमें करना चाहिए एज़ अ टीचर, एज़ अ पैरेंट। यस, आजकल क्या हो रहा है, पेरेंट्स अपने बच्चों पे दबाव थोपते हैं, तुमको आईटी में जाना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको मैनेजमेंट में अच्छा बनाना है। तो ऐसा क्यों? उनको ऑप्शन दो ना भाई, लेट अस गिव देम फ्रीडम टू चूज व्हाट दे वांट टू डू। यस, मैं तो गांव से पढ़ा, मेरी मेरी माँ अनपढ़ थी, मेरे पिताजी, लेकिन उन्होंने फ्रीडम दिया, जो तुमको करना करो भाई। ठीक है ना? तो आज टुवर्ड द एंड ऑफ आवर करियर, अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन मुझको लगता है कि जो फ्रीडम मुझको मिला, मेरे परिवार ने दिया, उसका ही कारण है कि मैं जितना मेरे में क्षमता थी उसके अनुरूप मैं कुछ कर पाया। जी, तो वैसे ही आज के बच्चों को हमको देने की ज़रूरत है, और जो अच्छा करेगा उसके लिए संभावनाएँ हमेशा बनी रहेंगी। ज़्यादातर चिंता करते हैं
कि इसमें ऐसा करने के बाद जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम तो बिल्कुल। कभी चिंता नहीं। लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपके लिए रास्ते खुलते जाएँगे और उसको दृढ़ हो करके, दृढ़ प्रतिज्ञ हो करके, एक निश्चित करके मुझे ऐसा करना है, क्यों नहीं मिलेगा? जी। सर, तो वही मैं आपसे लास्ट अपना यही प्रश्न पूछना चाहूँगी कि क्योंकि हम एक बहुत मेजर सोलर इक्लिप्स 21 जून को ऑब्जर्व करने वाले हैं, तो आम जो जनता है, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे वो देखे या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो? ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज़ रहती है कि सामान्य परिस्थिति में तो सवाल ही नहीं उठता कि हम उनकी सूरज की तरफ देखें। जी, और प्रकृति ने हमको ऐसी कुछ व्यवस्था दी है कि आईलिड अपने आप बंद हो जाता है ना? शटर जैसे। जी, लेकिन जब सोलर इक्लिप्स जैसे घटनाएँ होती हैं, जी, लूनर इक्लिप्स से कोई प्रॉब्लम नहीं, रात में होता है, आप देखो खुली आँख। सोलर की इक्लिप्स की प्रॉब्लम ये है कि यदि हम अ, एक जिज्ञासा रहती है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम खुली आँख से देखने का बिल्कुल प्रयास न करें। ओके, हाँ, ऐसा नहीं है कि सूर्य ग्रहण के समय कोई विशेष रेडिएशंस निकलती, लेकिन एक ओके, जिज्ञासा कि मैं देखूँ तो उस हाँ, प्रक्रिया में जो सन से जो हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं, जी, स्पेशली यूवी रेडिएशंस, वो हमारी आँख में परमानेंट डैमेज पहुँचा सकती है। ओके, सोलर इक्लिप्स में जब पूरा ढक जाता है, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए रहता है। ओके, लेकिन जिज्ञासा, हम देखते रह गए और वो सूर्य ग्रहण अ, समाप्त होके सूर्य की रोशनी फिर पहुँचने लग गई, तो हमको नुकसान कर सकता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप सूर्य ग्रहण को एन्जॉय करो, लेकिन अनावश्यक उसको खुली आँख से देखने का प्रयास मत करो, प्रारंभ से अंत तक। थोड़ी समय के लिए 1-2 मिनट के लिए जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन 21 को जो होने वाला जी, है ना? वो यद्यपि छत्तीसगढ़ में वो पता नहीं मौसम साथ देगा कि नहीं देगा। यदि साथ देता है, खुला रहता है, जी, तो भी यहाँ टोटल इक्लिप्स जनरल सोलर इक्लिप्स वो दिखाई नहीं देगा। ओके, लगभग 60% कवरेज है। उसको तो हमें नेकेड आई से देखना ही नहीं चाहिए। उसके लिए या तो अच्छा, जो सोलर फ़िल्टर्स बहुत सारी हमारे जो अ, ऐसे विज्ञान संस्थाएँ हैं, वो प्रोवाइड करती हैं और उसका पर्पस ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको एन्जॉय करें। घर के हाँ, अंदर ना रहें, घर से बाहर आएँ और ऐसे या तो टेलीस्कोप में फ़िल्टर लगा के देखें या प्रोजेक्ट करके देखें या फिर यस, सोलर फ़िल्टर लगा कर के आँखों में देखें, लेकिन इसका एन्जॉय करना चाहिए। खुली आँख जी, से बिल्कुल ना बिल्कुल, देखें, नहीं तो आपकी आँख को परमानेंट डैमेज हो जाएगा। इसलिए मैं सभी हमारे जो सुन रहे हैं या जो सुनेंगे सोलर इक्लिप्स के बारे में और हमारे विद्वानों की तरफ से, वो उनको मैं बस इतना ही आगाह करता हूँ कि आप सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आँख से नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए। उसके जी, लिए फिल्टर्स या फिर प्रोजेक्शन का उपयोग करके इसको देखना चाहिए। ये मैं सलाह देता हूँ, लेकिन देखें ज़रूर। जी, घर के अंदर ना बैठें। यदि आपके शहर में, आपके आस-पास मौसम ठीक होने पे दिखाई देता है, तो ज़रूर देखें, एन्जॉय करें, क्योंकि ये जी, रोज़ की घटना नहीं है। हर अमावस्या को, हर न्यू मून को सोलर इक्लिप्स नहीं होता। 21 जून को हो रहा है, अब नेक्स्ट सोलर इक्लिप्स जो हमको दिखाई देगा, वो जून में दिखाई देगा। यस, तो ये तो पहला है इस वर्ष का। जी, जी, तो मैं इतना ही सबको समझाइश देता हूँ कि आप मत देखें खुली आँख से। देखें, लेकिन विथ सोलर फ़िल्टर्स या प्रोजेक्ट करके, पिन होल कैमरा जैसे प्रोजेक्ट करके देख सकते ओके। थैंक यू सो मच सर और जैसा कि सर ने कहा कि आप पूरे प्रिकॉशन के साथ देखिए जो भी ये हमारा चैनल का वीडियो देखने वाले हैं, नेकेड आइज़ से मत देखिए। थैंक यू सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे हैं। बात करके। मैं थैंक यू सर। बहुत-बहुत बधाई देता हूँ विज्ञान सभा की तरफ से, सभी श्रोताओं को बहुत-बहुत बधाई, धन्यवाद। विशेष अवसर है क्योंकि 21 जून है, वो विशेष अवसर इसलिए है कि अमावस्या तो है ही। जी, एक जो हमारी पृथ्वी जो घूमती है ना सूर्य के चारों तरफ, उसमें एक स्पेशल दिन आता है, वो 21 जून है। जी, उसको अपन कहते हैं ना, उत्तरायण से दक्षिणायन में जाएगा सूरज। बिल्कुल, तो बिल्कुल। समर सोलस्टाइस को क्रॉस करता है 21 जून को, जो लगभग 3 सवा 3 बजे क्रॉस करेगा।
तो उसका आनंद उठाएँ और ऐसी घटनाओं को विज्ञान की दृष्टि से देखें। समझते हैं तो और लोगों को समझाएँ। मैं समझता हूँ इसमें हम सब की भलाई है और इससे हमें लोगों को समझा पाएँ तो दिल में, मन में जो सुकून मिलेगा, एक मानसिक शांति मिलेगी, उससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और थैंक यू सबको सर। बहुत-बहुत नमस्कार।